चलिए, आज एक मौका फिर मिल गया है आप लोगों से बात करने का। लेकिन आज प्रसंग अलग है। आज हमारी बात होनी चाहिए जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के साथ जो प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के उपरांत जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार कर बैठे हैं। आज उनके लिए बातें होंगी और संदर्भ होगा उनके पाठ्यक्रम में उल्लिखित इतिहास विषय से संबंधित, अर्थात इतिहास विषय में जो आपके सिलेबस में दर्ज है, जिसमें भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी संदर्भ में कई सारे सिलेबस हैं, कई सारे शीर्षक हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो किसी एक प्रश्न को आकार मान करके जो आपके सिलेबस में दर्ज है, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ढेर सारे शीर्षक आधुनिक भारत के इतिहास में आपके पाठ्यक्रम में दर्ज है। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में मैं उन्हीं में से एक प्रश्न लाया हूँ और बताने की यह कोशिश करूँगा कि इस तरह के यदि प्रश्न आए तो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच प्रश्न का जो होना चाहिए, जो जवाब जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए और उस अपनी लेखन क्षमता को उसी के अनुरूप आप विकसित करें। यदि आप ऐसे नियमितता बनाए रखते हैं या लेखन अभ्यास को निरंतरता कायम रखते हैं तो तय मानिए कि आपकी परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएंगे और जो परीक्षक होंगे वो इस प्रश्न के जवाब के इर्द गिर्द आपकी समझ को समझने का प्रयत्न करेंगे और उसी के अनुरूप आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो चलिए, उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रश्न लाया हूँ और उसकी व्याख्या को आप समझाने की कोशिश करूँगा। एक प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों की विवेचना करें। यदि एक प्रश्न है तो इस प्रश्न के एवज में आप देख रहे हैं कि प्रश्न की जरूरत क्या है कि आर्थिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव की विवेचना का मांगी गई है आपसे। तो जाहिर सी बात है कि औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश शासन की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन की जो प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, उस पर आपको फोकस्ड होना होगा। तो क्या बातें लिखी जानी चाहिए इंट्रो के संदर्भ में, उसका एक छोटी सी वानगी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से कुछ नए जानकारियों को जोड़ करके आप अपनी जानकारी को, अपने इस प्रश्न की व्याख्या को और ज़्यादा सारगर्भित बना सकते हैं। तो चलिए उस दिशा में छोटा सा एक प्रयास करते हैं। आप आगाज कैसे करते हैं कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन का गंभीर प्रभाव पड़ा और भारतीय परंपरावादी संस्कृति और भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग जो उनके संपर्क में था वो गंभीरता से प्रभावित हुआ। ये कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिससे आपको आगाज करना होता है। जैसा कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न की अपना एक अनुशासन होता है मुख्य परीक्षा में, जैसे सबसे पहले आपको इंट्रो देना चाहिए, जो आप इंट्रो ही देना हो मैं, इसके बाद मेन बॉडी की बात होगी और उसके इर्द गिर्द जो जानकारियाँ वांछित है उसकी व्याख्या होगी और उसके उपरांत एक सम्मानजनक या फिर प्रभावपूर्ण निष्कर्ष की व्याख्या होनी चाहिए। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी बता रहा हूँ कि सोने की, देखिए इंट्रो मैं कर रहा हूँ इसकी, कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन का गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय परंपरावादी संस्कृति और भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग जो उनके संपर्क में आया था वो गंभीरता से प्रभावित हुआ। मतलब एक एक शब्द जो है वो शब्द आपके लिए कीवर्ड्स माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आपको, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो जानकारियां हैं वो विधिवत उसी तरह से बिल्कुल सुलझी हुई होनी चाहिए और एक दूसरे से गुथी हुई होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग जो उनके संपर्क में आया गंभीरता से प्रभावित हुआ। यह प्रभाव दो रूपों में देखने को मिला: पश्चिमी विचारधारा के पुनर्जागरणवादी आंदोलन तथा ब्रिटिश प्रशासन संबंधी नीतियों के में परिलक्षित होता है। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि ये जो आंदोलन था, ये जो सोच थी, समाज पर जो इम्पैक्ट आया वह दो रूपों में दृष्टिगत हुआ। एक पश्चिमी विचारधारा का पुनर्जागरणवादी आंदोलन के रूप में तथा ब्रिटिश प्रशासन संबंधी नीतियों के में परिलक्षित होता है।
जहां तक सकारात्मक स्वरूप की बात है, अब ये देखिए, अब यहां से आपको प्रश्न की व्याख्या में सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों पक्षों को समानांतर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा है कि जहां तक, अब मैं आगाज कर रहा हूं कि जहां तक सकारात्मक की बात है, तो सकारात्मक क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, वहां से आपकी बात आनी चाहिए। तो चलिए उस पर मैं आपकी बात ले चलता हूं कि सकारात्मक पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देख रहे हैं आप, यहां पर लिखने की कोशिश मैं किया हूं आपके लिए कि जहां तक सकारात्मक की बात है, तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय अंधविश्वासों में बदलाव, यहां समझिएगा इस शब्द को, मैंने लिखा है कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय अंधविश्वासों में जो बदलाव को बढ़ावा दिया, ठीक है। जहां बाल विवाह की बात हो, सती प्रथा की बात हो, शिशु हत्या की बात हो, ऐसे किस्म के जो अतार्किक सामाजिक मानदंड को उचित कानूनी हस्तक्षेपों के साथ रद्द कर दिया। तो कई विषयों को मैंने केंद्रित करके शीर्षक के तर्ज पर, शब्दों के शीर्षक से हमने उसको दर्शाने की कोशिश की। मतलब कम समय में कम शब्दों से आप सारगर्भित व्याख्या यदि आप दे देते हैं तो परीक्षक को सारी बातें समझ में आने लगती है। वही मैंने कहा कि भारतीय अंधविश्वासों में बदलाव को बढ़ावा दिया, जहां बाल विवाह, सती प्रथा और शिशु हत्या जैसे अतार्किक सामाजिक और मानदंडों को उचित कानूनी हस्तक्षेपों के साथ ब्रिटिश शासन ने रद्द किया। आगे मैं क्या लिखता हूं कि ब्रिटिश शासन ने समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे कि जमींदार हो गए, जमींदार वर्ग, देसी रजवाड़े वर्ग, कृषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, नारी वर्ग, आदिवासी वर्ग आदि सबको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इंपैक्ट किया था, ठीक है ना। ये इसके सकारात्मक प्रभाव को मैं इसके संदर्भ में लेने की कोशिश कर रहा हूं। ये अलग बात है कि उसमें नकारात्मकता भी क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में आप इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उस व्याख्या में आपकी बात जोड़नी चाहिए कि सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत और बात करें तो भारतीय समाज में तर्क, देखिएगा, भारतीय समाज में तर्क शब्दों को मैंने जोड़ा है, भारतीय समाज में तर्क एवं और आगे की बात जोड़नी, ये सभी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो पेज दिए जाएंगे आपको, वो सीधी लकीर वाले पेज होंगे, ब्लैंक पेज नहीं होता है। ब्लैंक पेज यूपीएससी के प्रश्न में पूछे जाते हैं, उसमें मुख्य परीक्षा में दिया जाता है। आपको लाइन वाली कॉपी मिलेगी, उसी पर आपको दर्ज करना चाहिए। तो तर्क विज्ञान में विश्वास पैदा हुआ। ब्रिटिश सरकार के नीति निर्माताओं ने बड़ी सोची समझी नीति के तहत क्या किया, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करके जनमानस को अपने पक्ष में रखने का प्रयास किया। याद रखिएगा, सामाजिक कुरीतियों के बारे में मैंने क्या बताया, उसको अटैक किया उन्होंने, उसको एक तरह से इरेडिकेट किया। और उसके अलावा जो पब्लिक की जो सेंटिमेंट थी, जनमानस को अपने पक्ष में रखने का प्रयास किया। इस कड़ी में और क्या क्या प्रयास होते हैं, वहां पर आपकी बात जानी चाहिए। तो मैंने लिखा है कि 1850 ईस्वी में कंपनी ने एक नया कानून पारित किया, जिससे कि ईसाई धर्म में रूपांतरण और आसान हो गया। तो ये सारी बातें सकारात्मक के संदर्भ में देखने को मिल रही है, वो आपको दर्ज करना चाहिए। अब आगे की बात यहाँ आपकी जोड़ने की जरूरत है कि ब्रिटिश संस्कृति के परिचय ने, जब इंडिया जो फॉरेनर कल्चर, जो इंग्लिश कल्चर जो था, उसके परिचय ने एक तरह से कहा जाए, यहाँ देखिएगा शब्दों से मैंने कई बातों को रखने का प्रयास किया है। ब्रिटिश संस्कृति के परिचय ने समानता, मानवाधिकार अर्थात ह्यूमन राइट्स और स्वतंत्रता जैसे नए विचारों को पेश करने की कोशिश की। तो ये भी आपको लिखने की जरूरत है। आगे मैं इस पर जोड़ता हूँ नई बातें। हाँ, विचारों को पेश करके भारतीय समाज में, कहा जाए कि भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, अब ये थोड़ी सी महिलाओं के संदर्भ में बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं, थोड़ा सा उस पर भी दृष्टिगत जानी चाहिए। ये सभी सकारात्मक बातों के संदर्भ में आनी चाहिए। तो महिलाओं की स्थिति में के संदर्भ में आपको पता ही है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए, उसकी चर्चा यहाँ पर जरूरी होती है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1800 जो आप देख रहे हैं, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का निषेध किया गया, है ना, सती प्रथा का निषेध किया गया। इसी तरह 1872 ईस्वी में एक और इंसिडेंट होता है कि उसमें एक कानून सरकार के द्वारा पारित किया जाता है, जिसने अंतर्जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को वैध बनाया। तो कुल मिला के उस वक्त की जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी, उस वक्त जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उसमें सेंधमारी करके 1872 ईस्वी में एक कानून पारित किया जाता है ब्रिटिश शासन के द्वारा, जिसमें अंतर्जातीय एवं
सांप्रदायिक विवाह को वैध बनाया गया। इतना ही नहीं, गुलामी को अवैध घोषित किया गया। किसको अवैध घोषित किया गया? गुलामी को अवैध घोषित किया गया। तो इस तरह से शब्दों को जोड़ते हुए यदि आप एक दूसरे का पिरोने का साहस करते हैं तो प्रश्न की आत्मा तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है और परीक्षक को लगता है कि यह पूरी तरह से अनुशासित व्याख्या है। तो गुलामी को अवैध किया गया। इसी तरह कड़ी में एक और शख्सियत का नाम आपको जोड़ना चाहिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी का नाम यहाँ जोड़ने की जरूरत है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इसी तरह कुछ और जनजातियों के द्वारा प्रचलित भगवान को खुश करने के लिए, यहाँ याद रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, भगवान को खुश करने के लिए कुछ परंपराएं थी। उस वक्त की रूढ़िगत परंपराएं, भगवान को खुश करने के लिए छोटे बच्चों को बलिदान के रूप में देने की जो क्रूर प्रथा जो चली हुई थी, उस क्रूर प्रथा को कहा जा सकता है, उस क्रूर प्रथा को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। तो इससे ये अंदाज़ा तो समझ में आ ही जाता है कि उस वक्त की जो तात्कालिक जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसमें प्रहार करके यदि समाज के अंदर विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया तो इसे अब सकारात्मक सुधारों के संदर्भ में तो देखना ही चाहिए। चलिए, दोनों पक्षों पर मैं समानांतर बात करूंगा। आगे मेरी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ और बातें जोड़ता हुआ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अब थोड़ी सी चर्चा मैं उस हिस्से से जोड़ूंगा कि यदि सामाजिक सुधारों के संदर्भ में सकारात्मक सुधार की बात कर ली गई तो थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि आर्थिक के संदर्भ में, अर्थात आर्थिक नीतियों के संदर्भ में क्या ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भारत के जनमानस पर क्या पड़ा। तो यहाँ दिख रहा है कि ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इसी अवधि में, अर्थात ये जो टाइम फ्रेम था, ब्रिटिश शासन का जो टाइम फ्रेम था, उसी समय अवधि में कपास, अफीम, नील, जूट और चाय, गन्ना, काफ़ी और तिलहन जैसी कई व्यावसायिक फसलों की खोज हुई थी। याद रखिएगा, यही वो टेन्योर था जिस वक्त विदेश से, दूसरे देशों से चाय जैसी चीज़ें हमारे देश में आई थी। इसी तरह से ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेजी से परिवर्तन किया था। उसकी शुरुआत यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 1800 ईस्वी की शुरुआत में अचानक भारतीय शहरी हस्तशिल्प उद्योग जो थे वो एक तरह से कहा जाए तो जो हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प, जो हैंडीक्राफ्ट जो थे, वो एक तरह से उनके द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, है ना, ध्वस्त कर दिया गया था। इससे पूर्व 1780 ईस्वी के दशक में, 1780 ईस्वी के दरमियान अंग्रेजों ने, आगे मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अंग्रेजों के द्वारा क्या प्रयास हुआ। अंग्रेजों ने भारत में मशीन से बने हुए कपास और कपड़ों की शिपिंग की थी। याद रखिएगा, एक तरह से औद्योगिक क्रांति के बाद भारत के हस्तकरघा उद्योग को कैसे नष्ट किया जाए, ये अंग्रेजों ने बहुत सोची समझे तरीके से इस काम को अंजाम दिया। तो अंग्रेजों ने भारत में मशीन से बने हुए कपास और कपड़ों की शिपिंग की थी। अब उसके बाद जोड़ने की ज़रूरत है। अभी आपकी लेखनी जो है सो रुकनी नहीं चाहिए, आपको परीक्षा में इसको गति देते रहना चाहिए और कैसे इसको सामंजस्य बनाते हुए दोनों पक्षों में सम्मानजनक समझ बनाते हुए कैसे इस जवाब को निष्कर्ष की ओर पढ़ेंगे, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो ब्रिटेन का कपड़ा क्षेत्र उन नीतियों के बदौलत समृद्ध हुआ था जिन्होंने, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, जिन्होंने कम लागत वाले कपड़े निर्यात को बढ़ावा दिया और भारतीय कपड़े की खरीद को प्रतिबंधित कर दिया, भारतीय कपड़ों की खरीद को प्रतिबंधित कर दिया। इसी तरह से नई जमींदारी प्रथा की जो शुरुआत हुई थी उसके कारण 1815 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, देने की कोशिश कीजिएगा, उसी समय नई जमींदारी नीति, जैसे स्थायी बंदोबस्त की बात आती है, रैयतवाड़ी की बात आती है, महलवाड़ी की बात आती है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 1815 ईस्वी में बंगाल में भूमि कुछ नए जमींदारों के हाथों में चली गई थी। अर्थात लैंड रिफॉर्म्स के बहाने उन लोगों ने किस तरीके से भारत में एक तरह से सामंत वर्ग को पैदा किया, उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो 1815 ईस्वी में बंगाल में भूमि कुछ नए जमींदारों के हाथों में चली गई। उन्होंने, इतना ही नहीं, आगे मैं क्या लिखता हूँ कि अंग्रेजों ने, उन्होंने पुराने जमींदारों को कम पैसे के बदले जमीन ले ली, जमींदारों के हाथों में चली गई। उन्होंने पुराने जमींदारों से कम पैसे के बदले जमीन ले ली। यहाँ से एक प्रकार का देखा जाए तो लैंड सेटलमेंट में एक तरह से मिसमैनेजमेंट दिखाई देना शुरू हो गया, अर्थात कुप्रबंधन दिखाई देना शुरू हो गया।
कुप्रबंधन दिखाई देना शुरू हो गया, जो कि बाद के वर्षों में अकाल के रूप में देखने को मिलता है। तो बहुत सारी घटनाक्रम ऐसे हुए उस कालखंड में जो बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं को या मानव निर्मित आपदाओं को जन्म दिया अकाल के रूप में, तो अकाल के रूप में दिखाई दिया। इतना ही नहीं, आगे आपको लिखते रहना चाहिए कि ब्रिटिश शासन ने भारत की विशाल आबादी को खिलाने वाली फसलें उगाने के बजाय, उसी कालखंड की ये घटना है कि जब ब्रिटिश काल में जो हमारे यहाँ अपने अपने देश में ब्रिटिशों के रहने वाले जो यहाँ जो रहते थे ब्रिटिश, उनको भारत में विशाल आबादी को खिलाने वाली फसलें उगाने के बजाय नकदी फसलों की खेती पर आबादी पर जोर दिया, अर्थात जितने कैश क्रॉप्स थे उनके उपज पर जोर दिया ताकि उनका अधिकाधिक निर्यात किया जा सके। उन्होंने अपने नागरिकों को खिलाने के लिए साम्राज्य के अन्य हिस्सों से भोजन आयात किया। उनका जो अपना साम्राज्य था, उनका जो एम्पायर था, वहाँ से अपने नागरिकों को खिलाने के लिए उन लोगों ने आयात किया। तो भारतीय हस्तशिल्प को, भारतीय कृषि को चोट पहुंचाते हुए अपने लोगों की बेहतरी की बात अंग्रेजों ने की। उस कालखंड में जिस हमारे देश में उस वक्त 30 से 40 बार अकाल पड़ा था, कहा जा सकता है। तो इसी नीति के असमान वितरण के कारण अकेले, यही मैंने यहाँ लिखा है कि 1850 और 1899 के बीच में लगभग 24 अकाल पड़े थे। 40 कहना उचित नहीं होगा, लेकिन 24 अकाल इसी शॉर्ट टाइम फ्रेम में पड़े थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। सोचिए कितनी दुखद कालखंड रहा होगा कि उसमें हम भारतीयों के लाखों लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत से ब्रिटेन की धन निकासी, जिसको वेल्थ ड्रेन कहते हैं, है ना, धन निकासी, असमान व्यापार प्रथाओं के कारण देश के कई हिस्सों में आर्थिक अस्थिरता एवं उसके साथ साथ क्या देखा गया कि आर्थिक अस्थिरता भी बनी, साथ साथ गरीबी भी बढ़ती चली गई, गरीबी पैदा हुआ। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने लिखने की कोशिश किया है, ये एक तरह से उसकी बॉडी पर कुछ जानकारियों को जोड़ करके मैं आपकी बातों को अपने प्रश्न की आत्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरह से एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष लिखने की ओर आप बढ़ेंगे और आपका निष्कर्ष ऐसा लिखा जाता है कि सतही तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन ने यहाँ के समाज को की बेहतरी के लिए तात्कालिक बदलाव किया तो जरूर, लेकिन करीब से जांच करने पर ये लाभ बिल्कुल विशुद्ध रूप से संयोग मात्र माने जाते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष जब भी आप दर्ज करते हैं तो आप अपने विचार दर्ज करते हैं। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही लिखना चाहिए कि भारत के शासन में ब्रिटिश शासन ने यहाँ के समाज की बेहतरी के लिए को बदला तो जरूर, लेकिन करीब से जांच करने पर ऐसा लगता है कि वो लाभ विशुद्ध रूप से संयोग थे, क्योंकि आर्थिक सुधार केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से लूटने के लिए लागू किए गए थे। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम ब्रिटिश प्रशासन ने दिया था, वो कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से लूटने का काम किया गया था, है ना। उसके बाद आपकी बात आगे बढ़नी चाहिए, यहाँ तक कि ब्रिटिश हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना भी, है ना, ब्रिटिश हस्तक्षेप के इंटरफेरेंस के बिना भी कहा जाए तो कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन अपने आप में सामने आ जाते, अर्थात एक निश्चित कालखंड के बाद फॉरेन इंटरफेरेंस के बावजूद भी एक सोशल रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो कालावधि के बीच में वो उसमें रिफॉर्म्स आ जाते, लेकिन अंततः कहा जा सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव लाभ से ज़्यादा अधिक है। तो कुल मिलाकर के मैंने दोनों बातों को आप तक रखते हुए यह कोशिश किया कि यदि ब्रिटिश शासन प्रभाव की यदि प्रश्न की नीड ऐसी हो कि ब्रिटिश काल में भारत के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर एक सम्मानजनक व्याख्या यदि आपसे मांगी जाए तो आप इस तरीके से अपनी बात को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी लेखन क्षमता या आपकी लेखन कौशल अलग अलग ढंग से हो सकती है। कोई छात्र या छात्रा इसी बात को लेआउट बना करके या कहा जाए उसको एक तरह से डायग्राम बना करके दे सकते हैं या उसको फ्लो चार्ट बना के देख सकते हैं, लेकिन व्याख्या तो आपको दर्ज करनी ही होगी। लेकिन मैंने एक तरह से एक वानगी बताया, एक प्रश्न का नमूना आपके सामने रखा, और यदि आप इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं तो निसंदेह आपका एक प्रभावपूर्ण प्रस्तुति माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सत्र पर मैंने अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी के ओर से मैं निदेशक के रूप में रमन कुमार आपके बीच एक प्रश्न लेकर आया और इसकी व्याख्या भी आपके साथ देने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसी तरह से भारत के इतिहास
भारत के भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं जो भी संदर्भित विषय हैं, सबकी संपूर्ण व्याख्या प्रश्नोत्तर के साथ रखने की कोशिश होगी ताकि आपको परीक्षा से पूर्व ढेर सारी जानकारियां मेरे द्वारा दी जा सकें। आज के सत्र में आप जुड़े, बहुत दृढ़ता के साथ आपने मेरे इस व्याख्यान को सुना। इसी तरह से अपनी नियमितता बनाए रखें और यदि आपको मेरा व्याख्यान पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और मैं नियमित रूप से आपकी व्याख्या आपसे जुड़ने का पुरजोर प्रयास करूंगा। तो आप नियमित रूप से बने रहें। तब तक के लिए नई मुलाकात के बाद नई वीडियो से मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।